अरे सीमा सुनो, आज शाम को काव्या बिटिया को कह देना घर जल्दी आ जाएगी। और हाँ, उसे अच्छे से तैयार भी कर देना। सुरेश जी ने ऑफिस जाते जाते दरवाजे से ही अपनी पत्नी सीमा जी को आवाज लगाते हुए कहा। तो सीमा जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। तभी सुरेश जी ने फिर से कहा, अरे हाँ, काव्या से यह भी कह देना कि ढोकले बना ले, उसके ढोकले बहुत अच्छे बनते हैं। अरे हाँ बाबा हाँ, सब कह दूंगी। और कुछ? हंसते हुए सीमा जी ने कहा। सुरेश जी बोले, और कुछ नहीं, सब तैयारी करके तुम भी समय से तैयार हो जाना, शाम को 5 बजे तक वह लोग आ जाएंगे। इतना कहकर सुरेश जी ऑफिस के लिए निकल गए। आज सुरेश जी की इकलौती बेटी काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, इसलिए सुरेश जी थोड़ा सा चिंतित थे, चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। सुरेश जी और सीमा जी दोनों ही नौकरी पेश थे, तो घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खासा संपन्न और कुशल परिवार था। आज लड़के वालों के स्वागत के उपलक्ष्य में सीमा जी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और अपनी लाडली बेटी डॉक्टर काव्या को भी कह दिया कि वह घर पर जल्दी आ जाए। सुबह से ही सीमा जी कामों में जुट गई थी। सारा घर उन्होंने शीशे की तरह चमका दिया और नाश्ते की भी तैयारी कर ली। इधर अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बेटी काव्या भी शाम होने से पहले ही घर आ गई। डॉक्टर होते हुए भी वह एक बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की थी, इसलिए घर आते ही अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगी। माँ के साथ मिलकर उसने ढोकले बनाए और फिर रसोई के कामों को समाप्त कर दोनों माँ बेटी तैयार होने के लिए अपने कमरे में आ गए। जैसे ही काव्या तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसको यूं सादगी से तैयार हुआ देखकर सुरेश जी और सीमा जी दोनों ही खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुरेश जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया तो सीमा जी ने दोनों हाथों से उसकी बलाइयां लेते हुए कहा, नजर ना लगे हमारी बिटिया को। वह बोल ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। सुरेश जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो लड़के वाले ही आए थे। आइए साहब, अंदर आइए, कहते हुए सुरेश जी उन्हें अंदर लेकर आ गए। दोनों तरफ से अपना अपना परिचय दिया। तब तक काव्या चाय लेकर आ गई। तभी लड़के के पिता विक्रम जी ने कहा, अरे बेटी, इस चाय की कोई जरूरत नहीं, तुम कुछ देर हमारे पास बैठो। तो नजरें झुकाकर काव्या अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। तभी विक्रम जी बोले, बेटा आप क्या करती हो? जी मैं सिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हूँ। इसी बीच में लड़के की माँ सुनीता जी ने अपनी पहली दृष्टि से पूरे हॉल का मायना करते हुए सामने दीवार पर टंगी बड़ी सी पेंटिंग को देखकर पूछा, यह पेंटिंग क्या काव्या ने बनाई है? जी हाँ, यह पेंटिंग काव्या ने बनाई है, इसे चित्रकार का बहुत शौक है। तभी लड़के अभिनव ने सवाल किया, पेंटिंग के अतिरिक्त आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? इससे पहले कि काव्या कोई जवाब देती, लड़के की माँ सुनीता जी बोल उठी, एक डॉक्टर को चीड़ फाड़ के अलावा और भला क्या शौक हो सकता है? सुनीता जी की यह बात सुनकर काव्या के मन को बहुत ठेस पहुंची। उसके माता पिता भी बहुत आहत हुए, पर मौके की नजाकत को देखते हुए उन लोगों ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। और काव्या ने भी बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू रखते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा प्रोफेशन ही मेरा पैशन है। मैं अपने काम पर पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी प्राथमिकता है। मेरे जीवन में बाकी सभी चीजों का स्थान उसके बाद ही आता है। इतना कहकर वह चुप हो गई। तभी माहौल को हल्का करते हुए सुरेश जी ने कहा, सीमा तुम काव्या के साथ मिलकर नाश्ता लगा दो। जी हम अभी लगाते हैं, कहते हुए सीमा जी काव्या के साथ रसोई घर में चली गई। तभी सुरेश जी ने अभिनव से सवाल किया, बेटा आपने आगे क्या करने का सोचा है? जी अंकल, मैं पापा के बिजनेस को ही ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, यह तो बहुत बढ़िया बात है। तभी सीमा जी काव्या के साथ नाश्ते की ट्रे लेकर आ गई। यह लीजिए, आप लोग नाश्ता कीजिए, सब कुछ घर पर ही बना है। सीमा जी ने नाश्ते की प्लेट लगाते हुए कहा। तब एक बार फिर सुनीता जी बोल उठी, क्या यह सब कुछ काव्या ने बनाया है? बस मिलजुल कर ही बनाया है सब में। वैसे ढोकले इसी ने बनाए हैं, यह ढोकले बहुत अच्छे बनाती है, सीमा जी ने कहा। तो विक्रम जी बोले, अच्छा, तो बिटिया एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ पाक कला में भी निपुण है। इतना कहकर उन्होंने ढोकले का एक पीस उठाया और खाते ही उसकी बहुत प्रशंसा की। तभी अभिनव ने कहा,
वाह भाई, ढोकले तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बने हैं। लेकिन सुनीता जी बिल्कुल खामोश बैठी थी। सभी उनके इस व्यवहार से हतप्रभ थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस व्यवहार की वजह क्या है। यदि उन्हें काव्या के डॉक्टर होने से ऐतराज था तो यह बात तो वह पहले से ही जानती थी, तो फिर उसको देखने के लिए आई ही क्यों। अभी काव्या और उसके माता पिता के दिमाग में इन्हीं सब सवालों ने धमाचौकड़ी मचाई हुई थी कि तभी अचानक से सुनीता जी की आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी। बेटा, क्या तुम हर वक्त जीन्स टॉप पहनती हो? उनके इस प्रत्याशित से सवाल पर सुरेश जी और सीमा जी एक पल को स्तब्ध से हो गए, पर काव्या ने बहुत ही शांत स्वर में बिना विचलित हुए उत्तर दिया, जी हाँ आंटी जी, मैं अधिकतर जीन्स टॉप पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि आंटी जी आप तो जानते हैं महानगरी जीवन कैसा होता है। यहाँ बेंगलोर की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और अपने प्रोफेशन में मैं जीन्स टॉप में ही कंफर्टेबल होती हूँ। इतना कहकर वह चुप हो गई। तभी विक्रम जी ने कहा, यह कैसी बातें कर रही हो सुनीता? क्यों जी, मैंने तो सिर्फ एक साधारण सा सवाल किया है, इसमें गलत क्या है? तभी अभिनव ने कहा, मम्मी आप भी न, क्या फर्क पड़ता है? इन सब से फर्क पड़ता है बेटा, बहुत फर्क पड़ता है। लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा, तू नहीं समझेगा इन बातों को। इतना कहकर उन्होंने फिर काव्या से एक और सवाल किया, क्या तुम आज भी साड़ी नहीं पहन सकती थी? सुनीता जी की इस बात का भी काव्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी आंटी, आप शायद अपनी जगह सही है, पर मैं आप लोगों के सामने किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना चाहती थी। बस मैं जैसी हूँ और जैसे रहती हूँ वैसा ही मैं आप लोगों के सामने आना चाहती थी। मैं किसी भी किस्म के आडंबर या दिखावे में विश्वास नहीं रखती हूँ। इतना कहकर उसने दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दिए। तभी अभिनव ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा काव्या, एक दिन झूठ मूठ का दिखावा करके सामने वाले को धोखे में रखने से तो मैं भी विश्वास नहीं रखता हूँ। अभिनव ने अभी अपना वाक्य पूरा ही किया था कि सुनीता जी उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, भाई साहब अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, हमारा जो भी फैसला होगा 1-2 दिन में विचार करके जवाब दे देंगे। इतना कहकर वे लोग वहां से निकल गए। इधर काव्या और उसके माता पिता तीनों ही हतप्रभ थे। कुछ पल तो एकदम सन्नाटा सा छा गया। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए सुरेश जी ने कहा, अरे हमारी बेटी हीरा है, हीरा, और हीरे की परख ज्वारी ही कर सकता है। अफसोस कि वे लोग इस हीरे को कांच समझ बैठे हैं। तभी सीमा जी बोल पड़ी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी बेटी हमारा गुरूर है। यह कहकर माता पिता दोनों ने ही सामने खड़ी काव्या को गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा परिवार इस बात को भूल भी चुका था। लेकिन फिर कुछ ही समय बीता होगा कि एक और रिश्ता आया काव्या के लिए। पिछली बार की घटना से आहत काव्या इस बार अपनी गलती को शायद दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए तैयार होने से पहले सीमा जी से बोली, मम्मी मैं सलवार सूट या साड़ी पहन लूं? काव्या बस इतना ही बोल पाई थी कि सीमा जी बीच में ही बोल पड़ी, नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बेटी जैसी है अगर वैसे ही किसी को पसंद है तो ही हम तेरा हाथ किसी के हाथ में देंगे, वरना नहीं। कोई समझौता नहीं होगा तेरे जीवन के साथ। किसी और की संकीर्ण मानसिकता के लिए तुझे स्वयं को बदलने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। और फिर जिन लोगों की सोच इतनी छोटी हो वह लोग तुझे भला क्या खुशी दे पाएंगे? नहीं देनी हमें ऐसे घर में अपनी बेटी को। तो काव्या ने आज भी जीन्स टॉप पहन लिया। सब लोग तैयार होकर लड़के वालों का इंतजार करने लगे। तो कुछ देर बाद ही वह लोग भी आ गए। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। आपसी परिचय के आदान प्रदान और थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद ही लड़के की माँ अनुराधा जी बोल उठी, सीमा जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। यदि आप लोगों को हमारा बेटा पसंद हो तभी। यह सुनकर सुरेश जी कहने लगे, यह तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारी बेटी आपके घर की शोभा बने, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार अर्पित और काव्या भी एकांत में बातचीत कर लें तो बेहतर होगा। जी अवश्य, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, लड़के की माँ अनुराधा जी ने कहा। तो फिर सभी बड़ों की सहमति से अर्पित और काव्या बाहर लॉन में घूमने के लिए निकल गए।
थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद चलते चलते काव्या ने अचानक से पूछा, क्या आपको और आपके परिवार को मेरा यह जीन्स टॉप पहनना नागवार तो नहीं गुजर रहा ना? तो अर्पित ने कहा, अरे काव्या जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे भी ज्यादा बड़ी सोच रखते हैं। उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पहनावा आपके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। आपके पहनावे से ज्यादा हम सबके लिए यह बात मायने रखती है कि आपकी सोच कैसी है। आज मेरी भी तो एक छोटी बहन है, वह भी तो वेस्टर्न आउटफिट ही पहनती है। फिर हम आप पर यह पाबंदी क्यों लगा कर रखें भला? आप में और मेरी बहन में क्या फर्क है? यह दोहरे मापदंड लोग क्यों अपनाते हैं भला? मैं नहीं जानता। मैंने तो बचपन से ही अपने घर में मेरे मम्मी पापा की खुली सोच को ही देखा है। तो काव्या ने कहा, नमन करती हूँ मैं आपकी और आपके परिवार की सोच को। अच्छा जी, वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे विषय में कुछ जानना नहीं चाहेंगी? अर्पित ने कहा। तो काव्या बोली, जी नहीं, आपने अपनी सोच का उदाहरण तो मेरे सामने पहले ही पेश कर दिया, तो अब कुछ शेष नहीं है पूछने को। तो फिर रिश्ता पक्का बोलकर अर्पित मुस्कुराने लगा और दोनों घर के अंदर आ गए। उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लड़के के पिता नरेंद्र जी कहने लगे, बधाई हो भाई साहब, मुंह मीठा नहीं कराएंगे? तो सीमा जी जल्दी से रसोई में जाकर मिठाई ले आई। हंसी खुशी के माहौल में रिश्ता पक्का हो गया और 1 महीने के बाद की शादी की तारीख भी तय कर दी। दोनों तरफ से शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। समय बीता तो आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। सुरेश जी व सीमा जी ने धूमधाम से शादी कर अपनी बेटी काव्या को विदा किया। काव्या विदा होकर ससुराल आ गई। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। काव्या ने बहुत ही अच्छी तरह से घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उधर अभिनव के माता पिता अपने बेटे के लिए किसी घरेलू किस्म की लड़की की तलाश में थे। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उन लोगों को अपनी पसंद की बहुत ही सुंदर दिखने में शर्मीली सी एक आदर्श और संस्कारी लड़की मिल गई, जिसका नाम था रिद्धि। रिद्धि ने ग्रेजुएशन किया था। वह एकदम घरेलू किस्म की लड़की थी। जब विक्रम जी और सुनीता जी उसको देखने गए तो उसने बड़े ही अदब से सर पर पल्लू रखकर उन लोगों के पैर छुए। तो सुनीता जी तो जैसे उसकी इस अदा पर फिदा ही हो गई। कहने लगी, बहू हो तो ऐसी, मेरी तरफ से तो आज ही रिश्ता पक्का समझिए। उन्होंने और कुछ भी जानने समझने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि साड़ी पहनना और सर पर पल्लू लेकर सभी बड़ों के पैर छूना एक आदर्श भारतीय नारी के संस्कारों की पहचान जो थी। अब सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। विशेषत सुनीता जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उनकी साड़ी वाली बहू की तलाश जो पूरी हो गई थी। और बस फिर क्या था, फौरन ही अभिनव और रिद्धि की सगाई हो गई। कुछ दिनों में रिद्धि और अभिनव एक खूबसूरत बंधन में बंध गए। अब तो जैसे सुनीता जी के पैर जमीन पर ही नहीं बढ़ रहे थे। सबसे कहती फिरती कि देखो मेरी बहू में संस्कार कूट कूट कर भरे पड़े हैं। मुंह दिखाई के लिए आई हुई सभी औरतें भी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रही थी। शादी के 2-3 दिन बाद ही बेटे बहू हनीमून के लिए चले गए। लगभग 15-20 दिन के बाद वापस आए तो एक दिन सुनीता जी ने कहा, रिद्धि बेटा, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना लेना, अभिनव को बहुत पसंद है। तो रिद्धि बोली, मम्मी जी मुझे तो आलू के पराठे बनाने ही नहीं आते। यह सुनकर सुनीता जी अवाक होकर उसका मुंह देखते रह गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दे। फिर भी उन्होंने मौन रहना ही बेहतर समझा। सोचने लगी कि हो सकता है बाकी कामों में वह पारंगत हो। कोई जरूरी तो नहीं कि सब काम सभी को आते हों, लेकिन धीरे धीरे रिद्धि के रंग ढंग सभी के सामने आने लगे। उसे ढंग से घर का कोई भी काम नहीं आता था और सुनीता जी उसे सिखाने की कोशिश भी करती तो वह सीखना भी नहीं चाहती थी। उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बन ठन कर रहना, घूमना फिरना, सहेलियों के संग किट्टी पार्टी बनाना, बस यही सब अच्छा लगता था। यह देख सुनीता जी को अपनी भूल का एहसास होने लगा था कि साड़ी वाली बहू के चक्कर में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर अब कर भी क्या सकती थी, सिवाय पछताने के उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। एक दिन सुनीता जी की सभी सहेलियां उनके घर पर आईं तो सुनीता जी ने उन सब के सामने ही
रिद्धि की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए कि मेरी बहू अप्सरा है, बिल्कुल अप्सरा। जहाँ आजकल की लड़कियां जींस टॉप में घूमती है, वही हमारी रिद्धि आज भी साड़ी पहनती है और सर पर पल्लू भी लेती है। कहते हुए उन्होंने रिद्धि को आवाज लगाई, रिद्धि बेटा, मेरी सहेलियां आई हैं, जरा उनके लिए 4-5 गिलास जूस ले आना। पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो सुनीता जी उठने ही वाली थी कि तभी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लिए सजी धजी रिद्धि बाहर हॉल में आई। आते ही उसने सुनीता जी की सभी सखियों के पैर छुए। यह देखकर सुनीता जी की सभी सहेलियां उसकी और प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगी। उनकी एक सखी कहने लगी कि सुनीता, तू तो बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसे हीरे जैसी बहू मिली। एक तेरी बहू है और एक मेरी बहू को तो देखो, न चूड़ी पहनती, न पायल, न माथे पर बिंदिया और न ही मांग में सिंदूर, बस सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर अंग्रेजी में किटपिट करती रहती है। यह सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगी तो सुनीता जी ने रिद्धि से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें जूस लाने के लिए आवाज लगाई थी, क्या हुआ? तो रिद्धि सुनीता जी की ओर मुखातिब होकर बोली, मम्मी जी, मैं आपके बुलाने पर बाहर नहीं आई हूँ। आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रात को खाना बाहर ही खाकर आऊंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अब तो सुनीता जी की निगाहें शर्म से धरती में गड़ी जा रही थी। अब वही सहेलियां जो पहले तारीफें करते नहीं थक रही थी, आपस में कुसर पुसर करने लगी कि देखो तो सही कैसे झट से निकल गई। अरे, इससे तो लाख गुना अच्छी है मेरी बहू, भले ही साड़ी नहीं पहनती हो पर ऐसा तो कभी नहीं करती। उनमें से एक सहेली ने कहा। तो अब सुनीता जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका रोने का दिल कर रहा था, पर सबके सामने रो भी नहीं सकती थी। अपने आप को संभालते हुए सुनीता जी ने कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। तो सब कहने लगी, अरे नहीं सुनीता, तू रहने दे, तू क्यों परेशान हो रही, वैसे भी अभी हमें निकलना है। कहकर सुनीता जी से इजाजत लेकर वे सभी सखियां वहां से निकल गईं। तो सुनीता जी चुपचाप सर झुकाए बैठी रहीं। तभी कुछ देर बाद उनका फोन बज उठा। देखा तो एक पल के लिए उनके होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो सुनीता, कैसी है तू, क्या हाल है? तेरी तो कोई खोज खबर ही नहीं है, हमारी याद वाद आती है भी या नहीं? अरे तू रुकेगी भी या बोलती ही चली जाएगी? अरे तू बोल, कहाँ से बोल रही है? आज अचानक तुझे मेरी याद कैसे आई? सुनीता जी ने अपनी सखी अनुराधा के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा। तो अनुराधा बोली, अरे मोहतरमा, अब आप ही के शहर में आ गए हैं, हमारे पतिदेव का तबादला इसी शहर में हो गया है। अरे यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, सुनीता जी ने कहा। तो अनुराधा जी बोली, अच्छा अब तू यह बता कि तू मुझसे मिलने कब आ रही है? मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। तू बेटे की शादी में भी नहीं आई? तो सुनीता जी बोली, हाँ, कुछ व्यवस्था ही ऐसी रही कि आ नहीं पाई, कल आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। कहकर सुनीता जी ने फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह सुनीता जी अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी। सब काम निपटाकर फटाफट तैयार होकर वह वहां से निकल पड़ी। उसके घर की ओर जैसे ही सुनीता जी अनुराधा के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खोला और दोनों सहेलियां वहीं दरवाजे पर एक दूसरे के गले लगाकर रो पड़ी। दोनों कम से कम 15 साल के अंतराल के बाद जो मिली थी, जबकि बचपन में दोनों एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन अब कुछ तो दूरियां और कुछ घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते दोनों का आपस में मिलना ही नहीं हो पाया था। आज मिलते ही दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ पल तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगकर रोती रही। फिर थोड़ी संयात होकर अनुराधा जी बोली, आओ अंदर चलकर बैठते हैं। कहते हुए वह सुनीता जी को लेकर अंदर कमरे में आ गई। दोनों सहेलियां अभी बातों में ही मशगूल थी कि तभी एक हल्की सी दस्तक के साथ कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। अनुराधा जी की बेटी कॉलेज से आई थी। आते ही बोली, अरे मम्मी, आप कल से आंटी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जरा हमारा भी तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। हाँ हाँ बेटी, जरूर, क्यों नहीं। कहते हुए अनुराधा जी सुनीता जी की ओर मुखातिब होते हुए बोली, यह मेरी लाडली बिटिया रानी, जिसे हम सब प्यार से गुड़िया बुलाते हैं, और गुड़िया, यह है तुम्हारी सुनीता आंटी।
गुड़िया अपनी भाभी से कहो आंटी के लिए कुछ ठंडा ले आएगी। हाँ मम्मी कहकर गुड़िया वहाँ से मुड़ी ही थी कि तभी उसकी भाभी काव्या कमरे में आ गई। नमस्ते आंटी जी कहते हुए उसने सुनीता जी का अभिवादन किया और बोली, आंटी जी गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा जूस पीजिए। तो जैसे ही सुनीता जी ने जूस का गिलास लेने के लिए ऊपर की ओर नजर उठाई तो हैरान रह गई। जूस देते ही काव्या उन सबके लिए नाश्ते की तैयारी के लिए रसोई घर में चली गई। तभी सुनीता जी ने अचरज भरी निगाहों से अनुराधा जी से पूछा, अनुराधा ये वह? इतना ही बोली थी कि तभी अनुराधा जी बोली, हाँ सुनीता यह काव्या है, मेरी बहू। काव्या हीरा है, हीरा। हमारी बहू डॉक्टर है लेकिन फिर भी तनिक भी घमंड नहीं है। गृह कार्य में इतना दक्ष है कि कुछ पूछो ही मत। घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। मुझे तो एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। पूरा घर संभाल रखा है इसने। एक ही सांस में इतना सब कुछ बोलकर सावित्री जी ने एक गहरी सांस ली। तभी कुछ देर बाद ही काव्या फिर से नाश्ते की ट्रे लेकर हाजिर हो गई। ब्रेड, रसमलाई, ढोकला और सैंडविच, इतनी सारी चीजें देखकर सुनीता जी आश्चर्यचकित रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती अनुराधा जी की आवाज गूंज उठी, यह सब हमारी काव्या ने अपने हाथों से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है हमारी बहुरानी। काव्या फिर से नाश्ता रखकर वापस चली गई। सुनीता जी अभी तक स्तंभ से बैठी थी। तभी अनुराधा जी ने सवाल किया, बोल सुनीता कैसी लगी मेरी बहू? सच में अनुराधा हीरा है तेरी बहू तो हीरा। मैंने जिस हीरे को कांच समझकर ठुकरा दिया था, तेरी पारखी नजरों ने उसे पहचान ही लिया। कहते कहते सुनीता जी की आंखें भर आई। तभी मौके की नजाकत को भांपते हुए अनुराधा जी ने कहा, सुनीता अब बीती बातों को भूलकर नाश्ता करो। जो हुआ ठीक है, जाने दो। पिछली बातों को याद करने से सिर्फ दुख ही हासिल होगा। हाँ अनुराधा तू ठीक ही कह रही है, पिछली बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। यह शायद मेरी रूढ़िवादी सोच की ही सजा मुझे मिल रही है। कहते कहते सुनीता जी की आंखें फिर से छल छला गई। फिर दोनों सहेलियों ने नाश्ता करते हुए ढेर सारी बातें की। अपने तन मन की सारी बातें कहकर दोनों ने मन हल्का कर लिया। शाम होने लगी तो सुनीता जी ने अनुराधा से जाने के लिए इजाजत मांगते हुए कहा, अनुराधा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। अब तू बता, तू कब आ रही है मेरे पास? तो अनुराधा जी बोली, मन तो नहीं भरा पर अब शाम हो गई तो तुझे और रोक भी नहीं सकती हूँ। मैं जल्द ही तेरे यहाँ आने की कोशिश करूँगी। इतना कहकर अनुराधा जी ने उन्हें काव्या के हाथ की बनाई हुई एक पेंटिंग गिफ्ट करते हुए कहा, सुनीता यह पेंटिंग मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है। पेंटिंग को हाथ में लेते ही सुनीता जी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। आज अनुराधा से विदा लेकर घर की ओर जाते हुए बार बार सुनीता जी के मन में बस यही विचार आ रहे थे कि सिर्फ पहनावे पर जाकर मैं सब कुछ गवा आई। कपड़े तो मन तन ही ढकते हैं, गोड़ ढक देते हैं सारी बुराई। घर को ढक ले जो आंचल में, वही है एक लाखों में। फिर पहने जीन्स चाहे वो साड़ी, ना समझी यह बात मैं अनाड़ी। ना जाऊं किसी के पहनावे पर, यह बात मुझे समझ में अब आई। साखी कहते हुए सुनीता जी आज पछतावे की आग में जल रही थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल HMD हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।